प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन सा विकल्प 3.56 को शब्दों में दर्शाता है? अब 356 दिया है, 305.6, 356, 3.56, 3.56। तो इसमें से सही जो होगा क्या होगा? 3.56, है ना। दशमलव के बाद के अंकों को हम अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8, सूरज ने गणित विषय में 50 अंक में से 40 अंक प्राप्त किए। सूरज ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ऑप्शन है 40%, 50%, 90% और 80%। तो भैया हम निकालेंगे कैसे? देखिए 50 अंक में से 40 अंक प्राप्त किए तो हम लिखेंगे कैसे? 40/50, यानी जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं वह अंश में, कितने में से प्राप्त किए हैं वह हर में। अब ये हो गया आपकी भिन्न, इसे बदलना है प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 40 गुणा 2, यानी 40 में 2 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 80%, है ना। 4 दूनी 80, ठीक है ना। 40 दूनी 80, तो आंसर हो जाएगा 80%। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 19, 8.5 गुणा 2.5 का मान क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? 8.5 में हम क्या करते हैं? 2.5 का गुणा कर देते हैं। तो पहले गुणा ऐसे ही करते हैं जैसे साधारण गुणा करते हैं, फिर गुणा करने के बाद में गुणनफल में हम क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं। तो 25 का भाड़ा जैसे बोल रहे हैं, 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 8 200 और 12 कितना हो गया? 212, ठीक है ना। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? दशमलव के बाद में 1 और 1 2 अंक हैं, तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हमने लगा दिया दशमलव, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 21.25। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 20, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो घनाभ में शीर्षों संख्या होती है 8, है ना। 8 शीर्ष होते हैं, घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 21, परिमेय संख्या 5/8 का गुणात्मक तत्समक है ना। अब देखिए गुणात्मक तत्समक यानी वही जैसे हमारा आया था ना योज तत्समक, अब यहाँ क्या आ गया? गुणात्मक तत्समक, यानी ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 1, यानी परिमेय संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, सभी का गुणात्मक तत्समक होता है 1। ऑप्शन डी हमारा सूत्र हो जाएगा। देखिए अब 5/8 में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 5/8 ही आएगा, है ना। या 4 में हम यदि 1 का गुणा करें तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। या -2 में हमने 1 का गुणा किया, कितना आएगा? -2 आएगा। यानी किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या आ रही है, यानी वह कहलाएगा गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं a तथा b के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? जब भी किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में हमें कोई संख्या ज्ञात करनी होती है तो क्या करेंगे? उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे, यानी a + b/2। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। यदि आपको कहा जाए कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, है ना, तो इनको दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5/2, यानी 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा? 5/2, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23, एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमाप क्या होगी? ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत का हमें निकालना है परिमाप, तो क्या करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ देते हैं और उसका दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15, है ना। अब 15 में आप क्या करेंगे?
2 का गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा परिमाप। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि चाहें जिसको सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे और भी 2 गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 24, 3/5 का व्युत्क्रम है ना। अब देखिए ये व्युत्क्रम आ गया, व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी एकदम उल्टा, है ना। 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है ना, ये कहलाता है गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, इसमें क्या होता है व्युत्क्रम में कि किसी भी संख्या का जब व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो उनका गुणा करने पर आंसर हमेशा एक आता है। ठीक है ना, जैसे 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 5/3। अब दोनों का हमने गुणा किया, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो ये एक दूसरे का कहलाएगा व्युत्क्रम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, ये अलग नाम इसके हैं, मतलब एक ही होता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 25, दी गई आकृति में कोण P की माप कितनी होगी। ये कोण P की माप ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो 47 धन 53 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 100 डिग्री। ठीक है ना, अब कुल कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से क्या करेंगे, हम 100 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 26, 0.58 का प्रतिशत रूप है। ऑप्शन दिया है ए 5.8%, 58%, 0.0058% और 0.58%। देखिए ये हम देख रहे हैं कि 0.58 आपका है दशमलव भिन्न। तो भिन्न चाहे कोई से भी हो, दशमलव भिन्न हो चाहे वह साधारण भिन्न हो, जब उसे हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा। तो 0.58 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणा करते समय क्या करेंगे, दशमलव को हम इग्नोर कर देते हैं, बाद में गुणनफल में लगाएं दशमलव। जैसे हम साधारण गुणा करते हैं वैसे हमने गुणा कर दिया। देखिए तो आ गया 5800। ठीक है ना। अब दशमलव बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हमने 2 अंक छोड़ दिए दाहिनी ओर से, यहाँ आ गया दशमलव। अब दशमलव बाद में कितना है, 0 है। तो किसी भी संख्या में के बाद में हमने लगाया दशमलव, और दशमलव बाद में कितने भी 0 लगा दें उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, यानी हो जाएगा 58%। कितना जाएगा, 58%। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 27, 28/42 का सरलतम रूप होगा, क्या होगा, 14/21, 1/5, 8/3 और 2/3। तो देखिए हम निकाल लेते हैं कि 28/42 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए इसमें ऐसी संख्या भाग लगाते हैं कि दोनों में पूरी तरह से पूरा भाग चला जाए, यानी दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम देख रहे हैं 14 भाग जा रहा है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, यानी 2/3 इसका हो गया सरलतम रूप। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। सरल रूप यानी वो कहलाएगा, इसे हम मानक रूप भी कहते हैं, है ना, कि इसके जो अंश और हर हैं उसका महत्तम केवल एक होता है, एक के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होती है, तो वह कहलाता है इसका सरलतम रूप या मानक रूप। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 28 है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ए वृत्तखंड, जीवा, त्रिज्या या फिर त्रिज्याखंड। अब देखिए वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग
जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है। मान लीजिए ये वृत्त आपका है, ये इसका केंद्र है। अब यहाँ से ये दो त्रिज्या आपकी हो गई है और संगत चाप बने ये यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये कहलाएगा होगा संगत चाप। तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड, है ना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, 15 गुणा कोष्टक में 7 धन कोष्टक में ऋण 4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं तो 7 में से 4 घटाते हैं 3 आता है और 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी किसका उत्तर शून्य नहीं आएगा। तो देखिए 5 धन 0 यानी है ना, 5 धन 0, 0 धन 0, 0 गुणा 0 और 5 माइनस 5 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए 0 में 0 जोड़ते हैं 0 आएगा, 0 में 0 गुणा करते हैं तो 0 आएगा, या 5 में से 5 घटाते हैं 0 और 0 दो भाग लगाएं तो 0 आएगा। यानी यहाँ पर 5 धन 0 क्या होगा, 5 होगा, यानी ये शून्य निरूपित नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि सबका उत्तर क्या रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर 0 नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, 4 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में, है ना, वह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 से अनेक में क्या होता है, गुणा होता है। 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 4 सही 3/4 में कितना। तो देखिए 4 सही 3/4 को हम पहले क्या करेंगे, बदलेंगे साधारण भिन्न में, यानी 4 का 4 में गुणा किया, 4 चौक 16 और 3 क्या हो गया 19, तो 19/4 लीटर हो गया। अब 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो इसमें क्या करें हम 16 का गुणा कर देते हैं। 1 से अनेक में हम गुणा करते हैं ना, 4 से कैंसिल किया हमको 16 को, 4 चौक 16 और 19 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 19 चौक 76, है ना। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा कि 76 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32 है, 12 की घातांक 3 को निम्न में से किस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ 4 तरीके आपको दिए गए हैं कि 12 धन 12 धन 12, या 12 12 12, या 36, या 12 गुणा 12 गुणा 12, है ना। तो देखिए जब किसी संख्या की घातांक होती है ना, तो उसके आधार को, है ना, जैसे 12 घातांक 3 है तो 3 को बोलते हैं घातांक बोलते हैं और 12 को आधार बोलते हैं। तो उसके आधार को 3 बार, जितनी घातांक है उतनी बार गुणा के रूप में लिखते हैं, यानी 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ये प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न एनएमएस एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, मनोज ने एक घड़ी 600 रुपये में खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपये होगा। तो देखिए यहाँ आपको लाभ दिया है 10%, और लाभ और हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 600 का निकालेंगे 10%, लाभ कितना होता है वो देख लेते हैं, है ना, बटे 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 60 रुपये लाभ हुआ। अब घड़ी का जो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 600 है, क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे लाभ को जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य यानी 660 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, समीकरण 3x - 5 बराबर 16 का हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ 3x - 5 है, तो -5 का हम करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 16 माइनस का हो जाएगा +5, तो 16 और 5 कितना हो जाता है 21 होता है ना। अब x बराबर हो जाएगा 21/3, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई तथा 560 रुपये में बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए विक्रय मूल्य अधिक है, मतलब लाभ होगा, तो हम क्या करेंगे, 560 में से हमने 500 घटा दिया, मतलब माइनस कर दिया, कितना बचा, 60 रुपये। अब 60 रुपये लाभ हुआ कितने पर, 500 पर हुआ, तो 100 पे कितना, 100 का गुणा कर देंगे, है ना। ये शून्य से ये शून्य गई, ये शून्य से ये शून्य गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 12% लाभ हुआ। कितना लाभ हो गया, 12%। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 36, निम्न में से कौन सा बहुपद त्रिपदी है ना। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें एक ही पद है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें 3 पद हैं, है ना। देखिए पद धन या ऋण के चिन्ह से बनते हैं, तो देख रहे हैं इसमें x घातांक 3 धन y धन 1, यानी 3 पद हो गए। यहाँ ए में क्या होगा, 3x घातांक 3 माइनस 17x वर्ग, यहाँ 2 पद होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में 3 पद हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। -7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 7, यानी 7, ठीक है ना। क्योंकि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, जो संख्या का हमको निकालना है योज्य प्रतिलोम, उसका चिन्ह हो जाता है विपरीत, यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। -7 का योज्य प्रतिलोम 7 और 7 का योज्य प्रतिलोम -7, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ने पर, है ना, देखिए -7 + 7 दोनों को जोड़ने पर योगफल हमेशा 0 आता है, ठीक है ना। अब 7 का हो जाएगा योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -7, है ना। इसमें यदि हमने -7 जोड़ा तो योगफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से -7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।